पुरुष साक्षरता 71.2% थी, जबकि महिला साक्षरता सिर्फ 51.5%। ये आंकड़ा वाकई चिंताजनक है। खैर, आगे बढ़ते हैं भाषाओं पर। यहाँ कौन कौन सी भाषाएं और बोलियां प्रचलित हैं? आधिकारिक भाषाएं तो हिंदी और उर्दू हैं जी, लेकिन बिहार की असली भाषाई आत्मा बसती है इसकी क्षेत्रीय भाषाओं में, जैसे मैथिली। ये सिर्फ एक बोली नहीं है, इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में भी शामिल किया गया है। ये तो बहुत बड़ा सम्मान है। जी, इसके अलावा भोजपुरी, मगही, अंगिका और वंजिका जैसी बोलियां हैं जो बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती हैं। अब आते हैं बिहार के राजकीय प्रतीकों पर। राजकीय पशु कौन है? राजकीय पशु है बैल, जो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। और राजकीय पक्षी? वो है गौरैया। गौरैया, हाँ, जो इंसानी बस्तियों के आसपास रहती है। और राजकीय वृक्ष है पीपल, जो ज्ञान का प्रतीक है। और फूल? राजकीय फूल है गेंदा। बहुत बढ़िया। चलिए अब बात करते हैं बिहार की जीवन रेखा, यानी यहाँ की नदियों की। बिहार में नदियों का जाल बिछा हुआ है, लेकिन सबसे मुख्य नदी है गंगा। गंगा तो बिहार को लगभग बीच से 2 हिस्सों में बांटती है ना? हाँ बिल्कुल, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार, और दोनों हिस्सों की नदियों की प्रकृति भी बहुत अलग है। अच्छा, कैसे? उत्तरी बिहार की नदियां जैसे कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, ये सब हिमालय से निकलती हैं। तो इनमें पानी ज्यादा होता होगा? हमेशा। और ये अपने साथ बहुत ज्यादा सिल्ट यानी गाद लाती हैं। कोसी नदी तो अपना रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है। हाँ, इसीलिए उसे बिहार का शोक भी कहते हैं। जी, क्योंकि वो हर साल अप्रत्याशित बाढ़ लेकर आती है। तो फिर दक्षिणी बिहार की नदियां कैसी हैं? दक्षिणी बिहार की नदियां पठारी हैं, जैसे सोन, पुनपुन, फल्गु। ये ज्यादातर बरसाती होती हैं। अच्छा, मतलब गर्मियों में सूख जाती हैं। हाँ, ज्यादातर। फल्गु नदी तो गया में लेत के नीचे ही बहती है। अब आते हैं राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्यों पर। इस मामले में बिहार में सिर्फ एक ही राष्ट्रीय उद्यान है। सिर्फ एक? कौन सा? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो पश्चिमी चंपारण जिले में है। और रामसर स्थल, मतलब अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियां। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार का पहला रामसर स्थल है बेगूसराय में कांवर झील। कांवर झील? जी। और हाल ही में जमुई में नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य को भी रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। ये तो करंट अफेयर्स के लिए भी जरूरी है। अच्छा, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की बात करें तो बिहार का योगदान तो बहुत बड़ा है। अद्वितीय है। यहाँ 2 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। कौन कौन से? पहला है बोधगया का महाबोधि मंदिर परिसर, जिसे 2002 में यह दर्जा मिला, जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बिल्कुल। और दूसरा है नालंदा महाविहार के पुरातात्विक अवशेष, एक समय में दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान का केंद्र। इसे 2016 में शामिल किया गया। नालंदा, अद्भुत। अब कला की बात करते हैं। मधुबनी पेंटिंग का नाम तो पूरी दुनिया में है। हाँ, मधुबनी पेंटिंग, या जिसे मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं, ये मुख्य रूप से मधुबनी, दरभंगा और आसपास के क्षेत्रों में प्रचलित है और पूरी दुनिया में बिहार की पहचान बन चुकी है। और एक टिकुली कला का भी जिक्र आता है। जी, वो पटना क्षेत्र में प्रचलित है। अब बात करते हैं उन उत्पादों की जिन्होंने बिहार को एक खास पहचान दी है। मैं जीआई टैग की बात कर रहा हूँ। जी, जीआई यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये किसी उत्पाद की गुणवत्ता और उसके खास भौगोलिक उद्गम की गारंटी देता है। तो बिहार के किन किन खादानों को ये टैग मिला है? लिस्ट काफी लंबी है। कृषि उत्पादों में मुजफ्फरपुर की शाही लीची, भागलपुर का जरदालू आम, कतरनी चावल और मगही पान तो बहुत प्रसिद्ध हैं। और हाल ही में कुछ और भी जुड़े हैं? हाँ, मिथिला मखाना और पश्चिमी चंपारण के मरचा धान को भी जीआई टैग मिला है। वाह! और हस्तशिल्प में? हस्तशिल्प में मधुबनी पेंटिंग तो है ही, साथ में सूजनी कढ़ाई, सिक्की घास के उत्पाद और भागलपुरी सिल्क को भी ये टैग मिला है। खाने की भी कोई चीज है? हाँ, सिलाव का खाजा एक खास तरह की मिठाई है। जब खाने की बात छिड़ी गई है तो बिहार के लोकप्रिय भोजन का जिक्र तो बनता है। लिट्टी चोखा तो अब नेशनल फूड बन चुका है। लिट्टी चोखा तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ है। दही चूरा है, खिचड़ी है, सत्तू का शरबत है। चंपारण मीट का भी बहुत नाम सुना है। हाँ, चंपारण मीट अपने बनाने के खास तरीके के लिए बहुत मशहूर हो गया है। और मीठे में मालपुआ, ठेकुआ, पिड़कियाँ छठ पर्व की तो ये पहचान है। गया का तिलकुट भी बहुत प्रसिद्ध है। जी, और मखाने की खीर भी। हर व्यंजन के पीछे एक कहानी, एक परंपरा जुड़ी है। तो हमने बिहार के नामकरण से लेकर उसके स्वाद तक का एक